सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते कहता हूँ और मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम अर्पित कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी की जर्नी में AIR 136 हासिल की है और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने गृह जिले चित्रकूट से की है और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुआ है। यूपीएससी की वर्तमान समय में जो योजना है उसमें प्रीलिम्स एक हाईली रैंडम पेपर बन गया है और ये वर्तमान समय में काफ़ी टफ आ रहा है। तो हमें प्रीलिम्स की एक विस्तृत व्यापक योजना बनानी पड़ती है जिसमें एक दो पेपर हैं, एक जीएस और दूसरा सीसेट। अभी तक क्या होता आया था कि हम जीएस पढ़ लेते थे और उसके बेसिस पर हम जीएस निकाल लेते थे और सीसेट हमारा निकल जाता था। बट अगर हम इस बार की कट ऑफ देखेंगे तो जीएस की कट ऑफ 75 गई है और सेम टाइम पे हमें सीसेट में भी 67 मार्क्स चाहिए होते हैं। क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में सीसेट फेल हो गया था, तो जो मेरा व्यापक आधार था वह सीसेट की ओर था। तो मैंने साल भर सीसेट पर ध्यान दिया। पहले मैंने जब पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मैंने कोचिंग क्लासेस की। उसके बाद मैंने सितंबर के मंथ से 2023 के अटेम्प्ट के लिए सितंबर के मंथ से मैंने डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने प्रिपरेशन की है डेली बेसिस पे। साथ ही मैंने अच्छी कोचिंग के एक टेस्ट सीरीज लगाए और मैंने जाकर लाइव टेस्ट दिए, जिससे मुझे प्रेशर फील हुआ, स्ट्रेस फील हुआ और मैं टाइम मैनेजमेंट सीख पाया। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर अच्छा था, 106 मार्क्स थे और इस अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 112 है। चूँकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था और मेरा जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल साइंस से था। तो पॉलिटी में मेरी कमांड अच्छी थी। पॉलिटी में कमांड के साथ-साथ मैंने इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट्स पर भी कमांड बनाई। जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यहाँ से कम 60 से 70% क्वेश्चंस हमारे सही हों। और जो कुछ पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर हो गया या मैपिंग हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम आधे क्वेश्चंस भी सही कर पाते हैं तो हम कम्पिटिटिव एज में रहते हैं। ये मैंने किया कैसे था? मैंने ये खुद से लक्ष्मीकांत और जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको पढ़ने के बाद उनके नोट्स बनाए। जब मेरे नोट्स बन गए तब मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने सेल्फ इवैल्यूएट किया कि मैं कितना स्कोर पा रहा हूँ। और इस तैयारी में एक जो विशेष बात यह रही है कि मैंने अपने दोस्तों से अपना कंपैरिजन नहीं किया कि मेरे दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपना कंपैरिजन खुद से किया है कि अगर टेस्ट नंबर 6 में मेरे इतने मार्क्स हैं तो टेस्ट नंबर 7 में मेरे मार्क्स उससे थोड़े ज़्यादा आने चाहिए। जब मैंने हर टेस्ट में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट किया, तब मैंने पाया कि जो मेरा लास्ट टेस्ट थे, तो वहाँ मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। और यूपीएससी की मार्कशीट में भी अगर आप देखेंगे, तो मेरे प्रीलिम्स में स्कोर काफ़ी अच्छे हैं। मेरी तैयारी में 2 बड़ी समस्याएँ आईं। एक तो पहले मैंने सेल्फ स्टडी करता था, चूँकि मैंने जो कोचिंग जॉइन की थी, वो मेरी आशाओं के अनुसार नहीं थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो सेल्फ स्टडी पे क्या-क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए, क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक बड़ी समस्या यह रही। और जो दूसरी समस्या थी वो एकेडमिक समस्या और फाइनेंशियल समस्या नहीं थी, वो थोड़ी इमोशनल समस्या थी। मैंने तैयारी की जर्नी के दौरान बीच में ही अपने पापा को कोविड से खो दिया था। तो वह जो एक इमोशनल खालीपन था, वह मुझे बहुत परेशान करता था और एक अकेलेपन वाली फीलिंग आती थी। तो ये 2 समस्याएँ थी जिन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। और अगर इन समस्याओं को मैंने कैसे टैकल किया, तो पहली समस्या को मैंने जैसे डीकेटी पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं और जो भी टॉपर स्टॉक होती हैं, उनको मैंने देखा, वहाँ से एक अच्छी प्लान्ड डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाई। जो टॉपर्स कॉपीज़ अवेलेबल हैं, उनको मैंने देखा और जो पीवाईक्यूज़ थे, पीवाईक्यूज़ को मैं डेली बेसिस पर देखता था कि क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं और जो मटेरियल मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ से वो क्वेश्चन्स बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे। और जो दूसरी समस्या थी, वह समस्या ऐसी है कि उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, बट जो मेरी फैमिली है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, खास तौर पर मेरा जो भाई है, इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मुझे वह अकेलापन नहीं फ़ील होने दिया, जो मुझे पापा के जाने के बाद फ़ील हो रहा था। तो मैं इन दोनों को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ और इनकी वजह से हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे प्रीलिम्स में दोनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसके लिए जो मेरी सिंगल पॉइंट स्ट्रैटेजी थी कि आप एक बार अपनी बेसिक्स बुक पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो। उसके बाद आप बहुत सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ ल जॉइन करो। लगभग मैंने पहले अटेम्प्ट में 70-80 टेस्ट और दूसरे अटेम्प्ट में भी इतने ही टेस्ट दिए थे। जब मैं टेस्ट देता था, तो मैं प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनकर बैठता था, चाहे वो घर में हो या टेस्ट सेंटर पे हो और मैं फ़ील कर पाता था कि ये मेरा यूपीएससी का ही टेस्ट है। जब मैंने ऐसा किया तो जिस दिन मेरा यू एक्चुअल एग्ज़ाम था, उस दिन मुझको मॉक जैसी फीलिंग ही आई, क्योंकि इस एग्ज़ाम से पहले मैंने टेस्ट के माध्यम से कई बार उस प्रोसेस से गुज़र चुका था। और दूसरी बात हम टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें?
लेट से आपने कोई टेस्ट दिया और आपके उसमें 60 नंबर हैं, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि अगर आप पूरा रिवाइज कर लेंगे तो जो आप नेक्स्ट टेस्ट देंगे उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बट वहाँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी रिवाइज करना होता है पहले कर चुके होते हैं। तो हमें अब आवश्यकता होती है कि हम जो हमारी अटेम्प्ट कैसे करना है उसको देखें। तो मैं क्या करता था, मुझे आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो या कोई भी उसका सेट हो, मान लीजिए ए बी सी डी है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते थे लाइक पॉलिटी हो गया, तो मैं अपना टेस्ट पॉलिटी से ही स्टार्ट करता था। जब मैं पॉलिटी कर चुकता था और मुझे वहां से कॉन्फिडेंस मिल जाता था, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर जाता था। साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी पढ़िए, साथ ही इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ताकि जो लूप होल मिलेगा ना आपको दोनों ट्रांसलेशन में, वो आपकी हेल्प करेगा। और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको राशनल रहना है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है और एक प्रोग्रेसिव सोचना है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी भी पदाधिकारी की पावर्स की बात की जा रही है, अब आपको देखना है कि उसका क्रम क्या है, उसकी वरीयता क्या है। अगर वो कर सकता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काम इसके पद के हिसाब से है। तो अगर आप लॉजिकल रहेंगे और आप प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे, तो आपकी जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है वह ठीक रहेगी। पहले अटेम्प्ट में मैं सी सेट फेल हो गया था और मुझे वहां से इतना धक्का लगा कि मैं यार जीएस में पास हूँ और सी सेट में फेल हूँ। वर्तमान समय में सी सेट एक ऐसा पेपर बन रहा है जो आपको आईएएस बना भी सकता है और आईएएस बनने से रोक भी सकता है। तो सी सेट पेपर अटेम्प्ट करने की मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि अगर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो मैं पहले 5 मिनट में पूरे पेजेस को पलटाऊंगा और यह देखूंगा कि कहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं वहां पर जाऊंगा पहले जहां पर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ। सी सेट की जो पूरा खेल है यह है कि आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आप कर सकते हैं। अगर आप वहां फंस गए, जो क्वेश्चन स्लाइटली टफ हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और अगर उनका आंसर भी नहीं आया तो आप पैनिक कर जाएंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को फाइंड करिए जहां पर आप बेटर कंडीशन में हैं और जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एक डाउट आता है कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है या मैथ करना है। तो मेरा यह मानना है कि आप कुछ कुछ करते चलिए, लाइक आपने पहले 5 क्वेश्चंस मैथ के कर लिए, फिर 3 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के कर लिए, फिर मैथ के कर लीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन के कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पहले से माइंड में कुछ फ्रेमवर्क बना के मत जाइए कि मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा या 60 क्वेश्चन करके आऊंगा। पेपर की क्वालिटी देखिए, उसका टफनेस लेवल देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल में सी सेट में स्ट्रेस नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। आप अगर 35 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यूपीएससी में ऐसा माना जाता है कि आईएएस आपको मेंस ही बनाता है, क्योंकि उसका जो वेटेज है मार्कशीट में वो बहुत अधिक है। प्रीलिम्स आपको सिर्फ एलिमिनेट कर रहा होता है कि आप इस एग्जाम को देंगे या नहीं देंगे। तो जो मेरी पूरी प्रिपरेशन का जो बेस था वह मेंस ही था। मैंने अपनी तैयारी को मेंस के लेवल से ही स्टार्ट किया था। जो मेरे रिसोर्सेज थे, अगर मैं जीएस वाइज काउंट कराऊं, तो जीएस वन में जो हिस्ट्री है वो स्पेक्ट्रम था, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी थे, एंड सोसाइटी में विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल था। जीएस टू की बात करें तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, और जो करंट अफेयर्स के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स थे। गवर्नेंस के लिए विजन का मटेरियल हो गया, और आईआर के लिए जो करंट अफेयर्स हैं लाइक विजन की मैगजीन हो गई, या आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन ले सकते हैं। मैं विजन यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी फॉलो की है। मैं ये समझता हूँ कि हर कोचिंग की मैगजीन सेम लेवल की होती है, तो आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन देख सकते हैं। जीएस थ्री के रिसोर्स की बात करें तो मैंने इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़ा था, और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मतलब टॉपर्स कॉपीज है वहां से मैंने सीखा था। जीएस फोर के लिए मैंने खुद से एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए थे, और जो लेक्सिकॉन की बुक है वहां से कुछ थ्योरी प्रिपेयर की थी। अब अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आपको जो एनालिसिस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि 1850 तक क्या चल रहा था, 1850 के बाद क्या चल रहा था, ताकि जो आप आंसर लिखें तो उसमें आप चेंज को दर्शा सकें कि हाँ ऐसे ऐसे चेंज हुआ है और प्रेजेंट ऐसे फॉर्म किया है। तो एक बार जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, उसके आप नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेस्ट सीरीज मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और आप टेस्ट के आंसर लगाइए। जब आप आंसर लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे लिख पाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे। तब आप देखिए कि जो मॉडल आंसर्स हैं आप उनसे सीखिए। सेम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपको ज्योग्राफी के आंसर्स में मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 आंसरों में एक मैप भी डाल पाएंगे तो आपके आंसर्स बेटर होंगे। जो मेरी मेंस की तैयारी का बेटर ब्रॉडर फ्रेमवर्क था वह यह था कि पहले आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़िए, उनसे आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट लिखने जाइए, और जो वहां से मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं
आप उनको अपने नोट्स में शामिल कीजिए। इससे जो आपके नोट्स हैं वो एनरिच होंगे। साथ ही आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको मेक श्योर करिए कि उसमें फैक्ट्स भी हो, डेटा भी हो और एग्जाम्पल्स भी हो, ताकि आप कोई बात कह रहे हैं तो वह हवा में न लगे। उसके पीछे एक सब्सटेंशियल एविडेंस होने चाहिए कि हाँ, इसकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। अगर आपने इकोनॉमी में कुछ भी लिखा है तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब के डेटा होने चाहिए वहाँ पर। आपने सोसाइटी में कुछ भी लिखा है तो अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आप पॉलिटी में आंसर्स लिख रहे हैं तो आर्टिकल्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग्स होनी चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस में आता है एथिक्स। अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबको पता है एथिक्स क्या होता है, हम फॉलो भी करते हैं। बट जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं डालेंगे तब तक वो सतही लगेगा। जब आप एग्जाम्पल्स डालेंगे तब आपकी बात में डेप्थ आएगी और बात में वजन आएगा। तो आप एक अच्छे एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए। वो एग्जाम्पल्स किसी के भी हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस के हो सकते हैं, या तो फिर समाज सेवियों के भी हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमें एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं और एक एनालिसिस करना है। अब जो मेरा मजबूत पक्ष था मेंस में, वो था ऐसे। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आपने ऐसे कैसे तैयार किया है। तो ऐसे के लिए हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। हाँ, जो तैयारी के अलावा कुछ बुक्स हैं, या सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, या ऑटोबायोग्राफीज हैं, या बायोग्राफीज हैं, आप उन बुक्स को पढ़िए। वहाँ से अच्छे थॉट्स कलेक्ट कीजिए। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, ऐसे के लिए आवश्यक है कि आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। तो आप अपनी लैंग्वेज पर भी काम करिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें भी कलेक्ट कीजिए। और दूसरी बात, आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं और वहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आप सीख सकते हैं, तो आप उसको वहाँ से लीजिए और अपने ऐसे में डालिए। तब आपका ऐसे लाइवली होगा। और ऐसे हमको मार्क्स तभी देगा जब हमारी कॉपी चेक करने वाला इंसान हमारे ऐसे को बिना रुके हुए पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ता है। तो इस प्रकार मैंने अपना मेंस तैयार किया। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें डे वन से आंसर लिखना चाहिए या हमें कुछ समय बाद से लिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, लाइक मैंने पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, तो जब कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ लूंगा, लाइक मैंने 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए, तब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी और डेली बेसिस पे की थी। लाइक मैंने हफ्ते में 3-4 दिन तो आंसर्स लिख ही लेता था और 2-3 आंसर्स एक दिन में लिखता था। क्वेश्चंस मैं कहाँ से पिक करता था, जो पीवाईक्यूज होते थे। अब जब आप डेली आंसर्स लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करो कि आपका कोई दोस्त हो या आपका सीनियर हो या आपका कोई मेंटर हो, वो आपके आंसर्स को चेक जरूर करे। जब तक आपके आंसर्स चेक नहीं होंगे तब तक उनमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। खुद से इनिशियल डेज पे चेक करना मुश्किल होता है। और आंसर्स लिखने कैसे हैं, उसके लिए टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल है। क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, क्वेश्चंस के 2-3 पार्ट्स बनाने हैं, हेडिंग सब हेडिंग का यूज करना है और पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। कोशिश कीजिए कि हर आंसर में एक या दो मैप आप बना सकें। और आंसर का जो क्रक्स है उसको हमें एनालिसिस करना है। हमें सिर्फ पॉइंट गिना कर नहीं आना। जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। अल्टीमेटली आपको आईएएस बनने के बाद डिसीजन ही लेने हैं। और दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएं, ताकि अगर आप कोई टेस्ट लिखने जा रहे हैं तो आप उसके 2-3 दिन पहले अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर सके। जब आप रिवाइज कर पाएंगे तो आपके आंसर्स हवा में नहीं लगेंगे और आपको जो क्रक्स होगा आपके नोट्स का वो याद रहेगा। और जब आप डेली आंसर्स लिख लें, लाइक आपने 5-6 महीने की डेली आंसर राइटिंग कर ली है, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं। जिस डेट में दिया गया है प्लस माइनस 2-3 दिनों में आप उस टेस्ट को लिख पा रहे हैं। और जिस भी टेस्ट को आपने लिखा है वहाँ पर आप टॉपर्स कॉपीज के सेक्शन में जाइए और उस टेस्ट के टॉपर्स की कॉपीज देखिए और देखिए कि आपकी कॉपी में क्या कमी रह गई है और उन दोस्तों की कॉपी में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और आप वहाँ से सीखिए। जब आप डेली सुधार करेंगे तब आपके आंसर्स अच्छे होंगे। इसमें मेरा जो एक मोटो रहा है वह यह है, 3-4 लाइनों में समझाता हूँ मैं आपको, कि कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़ कर सो। अर्थात हमें डेली इम्प्रूवमेंट करना है। भले ही आज आपका आंसर 4 नंबर का है, 4 नंबर के लेवल का है, बट अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो 6 महीने बाद 6-7 नंबरों का आपका आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक क्रैक्स बन जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल का तो पूरा एग्जाम साइकिल है। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे और आप पैनिक करेंगे। एक मैंने जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क अपनाया था वह यह था कि आप लेट से आपने जून से तैयारी स्टार्ट की किसी भी साल के, तो आप जून से लेकर के फरवरी तक आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। जब फरवरी आ जाए तब आप फरवरी से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जो एक मिथ है, जो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि आपको डेली सुबह जग कर पढ़ना है। और वो हमें कहते हैं कि आप 4 बजे 5 बजे जगो। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 4 बजे जग भी गए और आप सही से नहीं जगे हुए हैं, आपका जो माइंड है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है, तो आप 4 बजे जग करके भी नहीं पढ़ पाएंगे।
तो मैं लेट जगता था। जितने बजे मेरा माइंड सही काम कर रहा होता था प्रॉपर नींद लेने के बाद, तो मैं लगभग 10-11 बजे जगता था। बट एक बार जब मैं जग जाता था, तब मैं ये मेक श्योर करता था कि अब मेरा पूरा टाइम, लगभग 70-80% मेरा दिन का टाइम या रात का टाइम मेरी प्रिपरेशन पे ही जाना चाहिए। उसमें मैं अपने घर में भी 1-2 बार बात करता था, दोस्तों को भी थोड़ा बहुत टाइम दे देता था, और मैं संडे को हमेशा हाफ डे लीव लेता था। क्योंकि अगर आप सातों दिन हफ्ते में पढ़ रहे हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और आपके माइंड को एक वो लेवल चाहिए होता है कि वो फ्रेश फील करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ काम वैसे भी करें जो आपको एंटरटेनमेंट देते हों या आपको सुकून देते हों। मैं थोड़ी बहुत म्यूजिक भी सुनता था, गजल्स भी सुनता था, ताकि जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश फील करे और वहाँ पर पीस बनी रहे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो वीकली टारगेट्स हैं, आप उन टारगेट्स को अचीव करो। और जो मैकेनिकल डिवीजन है दिन का, कि लाइक 8 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, ये आप मत करना, क्योंकि इससे आप मशीन बन जाते हो। आप तभी पढ़ें जब आपका मन अच्छा लग रहा हो और आपको मजा आए। बस आपको अपने टारगेट्स के पीछे भागना है। दिन में आपने कितने घंटे पढ़े उसके पीछे नहीं भागना है। हाँ, नोट्स बनाने का जो काम है वो हिंदी मीडियम में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसके लिए जो पहली मैंने अपनाया था कि आप पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनको पढ़िए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और हो सके तो उनके मॉडल आंसर्स भी देख लेना। इसके बाद भी नोट्स नहीं बनाने हैं। आप 1-2 टेस्ट लिखिए उस सब्जेक्ट के। जब आप इतने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि बुक का कौन सा हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी में पार्लियामेंट तो आएगा ही आएगा, इकोनॉमी में आरबीआई तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जब आप हर सब्जेक्ट्स के हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट एरियाज को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और इसमें एक सिंगल स्ट्रेटजी ये रखनी है कि हमें कॉपी में वही लिखना है जो हमें याद नहीं है। हमें एनालिसिस नहीं करना कॉपी पे, हमें सिर्फ डिक्टेट करना है, सिर्फ पॉइंट्स डालने हैं, फैक्ट्स डालना है। और अगर आपको डिक्टेट कर लोगे, तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक लाइन है तो आप आंसर्स में उसको 10 लाइन में लिख सको। तो इसको छोटा से छोटा रखना है, और इतना छोटा करना है कि अगर आपका प्रीलिम्स है तो आप प्रीलिम्स के 3 दिन पहले पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर सको। और अगर जीएस 1 का मेंस का पेपर है तो उसके आप 2-3 घंटे पहले उसको रिवाइज कर सको। तो जब आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि मैं एनालाइज नहीं करूंगा और सिर्फ डिक्टेट करूंगा, तब आप अपना सकेंगे। लाइक आप पार्लियामेंट में नोट्स बना रहे हैं, तो पार्लियामेंट का जो एनालिसिस है कि ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, डिबेट्स का लेवल क्या है, हमको ये सब नहीं लिखना। हमें उसके आर्टिकल्स लिखने हैं, हमें उसके पदाधिकारी लिखने हैं, हमें कमेटीज की रिपोर्ट्स लिखनी है। अब लाइक इन्फ्लेशन है, तो हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा वो नहीं लिखना है। हमें ये लिखना है कि इन्फ्लेशन की जो वेरियस टर्म्स हैं वो लिखना है, इन्फ्लेशन के टाइप्स लिखना है, जैसे रेपो रेट्स हैं, तो हमें सिर्फ डेटा लिखना है। हमें उसको एनालाइज नहीं करना अपने नोट्स पे। हाँ, हमें उसको पढ़ना है और एक कॉम्प्रिहेंशन करना है उसका, कि हम अपने आंसर्स में कैसे लिखेंगे। तो अगर आप शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के आपने जो पढ़ा है वो आप अपने आंसर्स में नहीं ला पाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम डोंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला काम हमें यह नहीं करना कि खुद से हम झूठ बोल रहे हैं। लाइक मैंने कोई टारगेट बनाया हुआ है और उस टारगेट को मैंने पूरा नहीं किया, और अब मैं खुद से कह रहा हूँ कि यार ये तो मेरा टारगेट था ही नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ इतना था। अगर आप किसी और से झूठ बोल लेना, बट आप खुद से झूठ मत बोलना। जो भी आपका टारगेट अगर अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आप हाँ स्वीकार करना कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, और आपकी जो नेक्स्ट टारगेट हो आप वहाँ पे तेजी से लगना। दूसरा डोंट्स ये है कि आपको किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर टॉपर की अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी। जैसे मैंने किसी को फॉलो किया होगा, मैंने उनसे सीखा होगा, बट इस तैयारी के दौरान आप इवॉल्व होते हो। आप कुछ अपने पॉइंट्स लेके आओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी लेकर के आओगे। तो आपको किसी टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तीसरा डोंट्स ये है कि अगर आप जो भी मतलब मटेरियल्स पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप पहले देखिए कि उनकी क्वालिटीज कैसी हैं। मार्केट में इतने पीडीएफ्स अवेलेबल है, इतने जीरोक्स शॉप चल रही हैं, वहाँ पर इतना मटेरियल है कि आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको 5 साल लग जाएंगे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। चौथा डोंट्स, सोशल मीडिया का उपयोग हमको वाइजली करना है। हमें ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं। आप उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी में आपको हेल्प कर रहे हों। और अकेला नहीं होना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, फैमिली से बातें करनी है, और दोस्तों से सीखना है और मोटिवेटेड रहना है। अब अगर हम डूज की बात करें, तो जो ये नहीं करने, अगर आप उनको नहीं करेंगे तो वो डूज में आ जाएगा। साथ ही जो जो भी आप स्टार्ट करें, आप ये मेक श्योर करो कि आप पहली बार में एक बुक पढ़ रहे हो। मैं क्या करता था, मैंने कभी इकट्ठा बुक्स नहीं खरीदी। मैंने एक बार में एक बुक खरीदी है, और जब वो बुक मेरी खत्म हो जाती थी तब मैं दूसरी बुक की ओर जाता था। जब आप बहुत सारी मतलब पूरा मटेरियल्स लेके आते हैं, तब फिर थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं कि इतना मटेरियल हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार में एक चीज खरीदो और उसको खत्म करो।
दूसरा, वो जो हमें सेटबैक्स मिलेंगे, जैसे मैंने प्रीलिम्स में सेटबैक्स फेलियर फेस किया था, तो सेटबैक से बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि वो हमको कहीं न कहीं बेहतर बनाते हैं। तो जो भी असफलताएँ हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उनसे हमें उनको स्वीकार करना है और उनसे आगे बढ़ कर के सीखना ही है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो हमको बेटर कर पाए। आपको क्या लगता है दिल्ली जाना चाहिए या घर से ही तैयारी करनी चाहिए? चूँकि मैंने अपनी तैयारी थोड़ी दिल्ली में भी की है और बहुत सारी घर में भी की है, और मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे दोस्तों के साथ रहा है जो दिल्ली से प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ घर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी तक ये समझ पाया हूँ कि आप प्रीलिम्स तक तो आप घर से रह के तैयारी कर सकते हैं, जो बेसिक स्टडीज आप घर से कर सकते हैं। बट जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, तब तक दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत महंगा है वह। जब आप एक बार प्रीलिम्स निकाल लें, तब आप एक बार सोच सकते हैं कि आप दिल्ली जा सकते हैं, और जो मेंस की आंसर राइटिंग है, तो 3 महीने आप दिल्ली में रहकर मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप घर आ सकते हैं। तो दिल्ली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप प्रीलिम्स के बाद और मेंस तक दिल्ली में रुक सकते हैं। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो ऐसा था, क्योंकि अब मुझे आईएएस मिल रहा है, तो लाइफ में मुझे लगभग एक बार ही देने का मौका मिला है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस एक्सपीरियंस को कभी भूल पाऊंगा। मेरा जो बोर्ड था वो ऑनरेबल वीवी स्वयं सर का था, और उन्होंने मुझको बहुत अच्छा फील कराया। मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे, मेरी हॉबीज थी हिंदी नॉवेल्स पढ़ना और वेब सीरीज देखना। इवन चेयरपर्सन सर ने बोला कि आप जो पंचायत का 3rd सीजन आ रहा है, आप उसको पक्का देखिएगा। तो ये एक बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे गृह जनपद चित्रकूट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हिंदी साहित्य जो कि मेरा ऑप्शनल था, वहां से क्वेश्चंस थे, लाइक कि हम तुलसीदास कबीर को ज़्यादा क्यों याद रखते हैं, वर्तमान समय के कवियों को क्यों नहीं याद रख पाते हैं। तो एक होलसम एक फीलिंग्स थी ये, और ये मैं इनको हमेशा कैरी करने वाला हूँ। मॉक इंटरव्यू दिया था? एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम लोगों का मेंस क्लियर हो जाता है, तो हम सभी एस्पिरेंट्स खूब सारे मॉक इंटरव्यूज देते हैं। लाइक मैंने भी लगभग 13 से 15 मॉक इंटरव्यू दिए हैं। अब जब वह यूट्यूब पे आते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है या लोगों को ऐसा लगता है कि हमने वहाँ से कोचिंग की है। तो यह एक मिथ है। सिर्फ हम लोगों ने उन कोचिंगों पर सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया है, और वहाँ से कोई कोचिंग नहीं की हुई है। तो वह आप उनको सिर्फ मॉक इंटरव्यू की तरह लीजिए, ना कि हमने वहाँ से कोचिंग की हुई है। मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल था, जो मुझे फ़ील कराता था कि नहीं यार तुम कर सकते हो। तो जब भी मैं थोड़ा निराश होता था, तो उन लोगों से बात कर लेता था। और दूसरी बात, मैं टेस्ट देते रहता था, चाहे वो मेंस का टेस्ट हो या प्रीलिम्स का टेस्ट हो। और जब उन टेस्ट के मार्क्स आते थे, तो वो अच्छे होते थे, और उनसे मेरे को एक अच्छी फीलिंग आती थी। साथ ही जो मेरे इंटरेस्ट थे, लाइक क्रिकेट देखना हो गया या गाने सुनना हो गया, मैं इनको एक्टिवली फ़ॉलो करता था। मैं अगर पढ़ भी रहा होता था, तो कभी-कभी गाने सुन लेता था। अगर आप अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो कर रहे हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो आप पाएँगे कि आप ज़्यादा देर तक निराश नहीं रह पाएँगे, और आप मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा नज़र रखनी है कि मैं किस लिए दिल्ली आया था, या किस लिए अपने घर में तैयारी कर रहा हूँ, और अपने पेरेंट्स के सपनों को याद रखना है, तो आप ज़ाहिर है कि निराश नहीं होंगे। क्या कोचिंग आवश्यक है? यह बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो मैं 16 तारीख से फेस कर रहा हूँ। और हालांकि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, बट वह कोचिंग मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। तो मैं इसको बेटर बता पाऊंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की थी। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आपने एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और आपको जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वह ठीक है, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। रिसोर्सेज यहाँ सबको पता है। इवन मैंने फील किया, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको भी रिसोर्स पता है कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है। अब रिसोर्सेज फॉलो कीजिए अच्छे, आप उनके नोट्स बनाइए। हालांकि आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा था, उसको आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था, और जो आपका कंटेंट होगा वह ठीक होगा। तो कोचिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और दिल्ली से रह के प्रिपेयर करना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और कहीं से भी कर सकते हैं। तो कोचिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप एक अच्छे दोस्त ग्रुप बनाइए, पीयर ग्रुप बनाइए, थोड़े आप सीनियर से बात कीजिए, और बहुत सारा गाइडेंस यूट्यूब में, गूगल पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप उन सबका वाइजली यूज कीजिए। एडवाइस देना चाहते हैं? यहाँ पर जो मेरे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, उनके पास बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट जो मेरे हिंदी मीडियम के साथी हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। आपको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लाना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम आईएएस नहीं बन सकते हैं। रवि सिहाग सर ने, दिव्या मैम ने, या जो भी अदर टॉपर्स हैं, उन सब ने हमको दिखाया है कि हम 18वीं रैंक भी ला सकते हैं, हम 20वीं रैंक भी ला सकते हैं, और हम टॉप 100 के अंदर आ सकते हैं। जैसा कि पास ने कहा है कि सबसे खतरनाक है अपने सपनों का मर जाना।
तो अपने सपनों को कभी मत मरने दीजिएगा, भले ही आपका मीडियम कुछ भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। अगर आप सपने बड़े देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप डेली मेहनत करेंगे, तो मेरा भरोसा है और मेरा यह विश्वास है कि जैसे मैं कर पाया हूँ वैसे आप भी कर पाएंगे। आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? मेरा ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य था। हालांकि मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 से 21 तक पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि आपने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल क्यों नहीं बनाया, आपने हिंदी साहित्य का चयन क्यों किया। इसके दो आंसर हैं कि मेरा जो हिंदी साहित्य था वो स्कूलिंग से ही बहुत अच्छा था, और जो मेरे पापा हैं वो हिंदी साहित्य के एक अच्छे टीचर भी रहे हैं। तो मेरे पास हिंदी साहित्य का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता था। जैसा कि मेरा जो यूपीएससी के इंटरव्यू में मेरा इंटरेस्ट था, वो जो हॉबी थी वो हिंदी नॉवेल्स पढ़ना था। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा करंट अफेयर्स उसमें हैवी है, और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में तो आसान होता है, हिंदी मीडियम में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हालांकि मुझे कई दोस्त ऐसे मिले जो हिंदी मीडियम से पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो अगर अब मुझको चयन करना होता तो अब मैं दोनों में से किसी एक का भी चयन कर लेता। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य ही था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी साहित्य में मेरा इंटरेस्ट था और थोड़ा बहुत मुझको उसका ज्ञान भी था। तो मैंने जब देखा कि कोचिंगें लगभग 5-6 महीने तक चल जाती हैं या लगभग 7 महीने भी चल जाती हैं, तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ज्वाइन की है। हालांकि मैंने कुछ वीडियो जरूर देखे थे जो कि एक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थे, लाइक भक्ति काल हो गया या प्रयोगवाद हो गया। कुछ टॉपिक्स का वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है दृष्टि आईएएस का, आप उस मटेरियल को पढ़ सकते हैं और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। हालांकि ये सब करने के बावजूद आप पाएंगे कि अब बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अब यहाँ पर आवश्यक होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उनके आंसर्स डेली लिखिए, और जब आप एक ऑप्टिमम लेवल पर आ जाए आंसर्स लिख करके, लाइक आपने 2-3 महीने आंसर्स लिख लिए हैं, डेली आंसर राइटिंग कर ली है, तो आप एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने संवाद आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। हालांकि आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को टेस्ट सीरीज में शामिल करें और आप डेली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे टेस्ट लिखें, और उन टेस्ट से आप इम्प्रूवमेंट पाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य में हम सबको कुछ ना कुछ ज्ञान आवश्यक होता है, बट कुछ जो विशेषताएं होती हैं लाइक स्पेशलाइजेशन होता है, हम वह हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो हम बहुत सारी मार्कशीट देखेंगे जहाँ पर 250 या 260 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं, बट 280 के ऊपर नहीं आ सकते हैं। इस साल का जो मेरा स्कोर था वह 289 था, जो कि एक अच्छा स्कोर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पीडीएफ पढ़, पहले जो प्रिंटेड मटेरियल है वो पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर जो टेस्ट सीरीज है आप अपने आप को वहाँ शामिल कीजिए और वीकली बेसिस में टेस्ट लिखिए, तो आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। आप सभी जानते हैं कि जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है उसमें लगभग 5-6 पीडीएफ है और बहुत बड़ा बहुत बल्कि है वो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेंस के पहले उसको रिवाइज कर सकें। तो आप अपने जो भी आपका पीडीएफ है या जो भी आपका सोर्स है, तो आप उसको अपने ब्रेक कीजिए सिलेबस के थ्रू, लाइक भक्ति काल में ब्रेक कीजिए, रीति काल में ब्रेक कीजिए, आधुनिक काल में ब्रेक कीजिए, कहानियों में ब्रेक कीजिए। और जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप थोड़ा सा एक बायोडेटा लिख लो प्रेमचंद का, लाइक उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों के नाम लिख लीजिए और उनके जो मेन कैरेक्टर थे जैसे कि उनको लिख लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जो नोट्स हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। हमें जैसे मैं प्रयोगवाद पर नोट्स बनाऊंगा, तो मैं उसका नोट्स 1 पेज का ही रखूंगा। अगर मैंने असाध्य वीणा पर मुझको नोट्स बनाना है, तो मैं उसके नोट 1 और 1.5 पेज के ही बनाऊंगा, ताकि लगभग 150 पेजों से ज़्यादा मेरा नोट्स नहीं जानना चाहिए। और 150 पेज थोड़ा आसान होता है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको याद करना पड़ता है। अगर आपको याद नहीं आया मेंस लिखते टाइम, तो आप उसमें ना कवि कोट कर पाएंगे, ना समीक्षकों को कोट कर पाएंगे, ना आलोचकों के नाम लिख पाएंगे। और नोट्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स पक्का लिखने हैं, लाइक जो उद्धरण है, जो कथन है, जैसे कि कबीर के आपको कोट्स लिखने हैं, नागार्जुन के कोट्स लिखने हैं। आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं तो कोट्स की आवश्यकता होगी उसमें। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपके नोट्स हैं वहाँ पर भी वो कोट्स लिखें। और जो मेरी नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो पर भी टेलीग्राम की जो लिंक है वो लिखी रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी लैंग्वेज है, पहली बात वो सही होनी चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य का पेपर लिख रहे हैं और आपने हिंदी ही गलत लिखी है, तो उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कॉपी चेक करने पर, और आपको मार्क्स कम मिलते हैं। जो दूसरा मेन पॉइंट है हिंदी साहित्य के आंसर्स का, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो लगनी चाहिए कि हिंदी साहित्य की कॉपी है, उसमें कुछ साहित्यिक वर्ड्स भी शामिल होने चाहिए। जो मेरा राइटिंग स्टाइल था वह यह था कि मैं हर पेज पे 2-3 उदाहरण डालूंगा, समीक्षकों के नाम डालूंगा, और जो एनालिसिस है क्वेश्चन का उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा।
और जो मेन पॉइंट ये है कि जैसे हम जीएस में आंसर लिखते हैं तो हम वहाँ पॉइंट वाइज लिखते हैं, हम वहाँ डायग्राम्स भी बनाते हैं। हिंदी साहित्य में ये आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ जितना ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ वाइज में, तो वो अच्छा होगा। आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो आपके पैराग्राफ्स हों तो बहुत बड़े ना हो कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो। आप 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ बनाइए, एक अच्छा सा इंट्रो दीजिए, और एक जो वे फॉरवर्ड है आप उसको भी दीजिए कि कैसे आज के कवि उसको सीख रहे हैं, कबीर की जो राइटिंग स्टाइल थी वो आज कैसे प्रभावित कर रही है आज के कवियों को, कबीर पर नागार्जुन पर क्या प्रभाव था, क्या सिमिलरिटीज थी, भक्ति काल से रीति काल कैसे परिवर्तित हुआ। तो आपको हर युग को एक रिलेट करके दिखाना है अपने आंसर्स पे, ताकि समझ में आए। इसको इस क्वेश्चन की समझ तो है ही, लेकिन जो इसके पहले का कालखंड था उसकी भी समझ है, और आगे वाले कालखंड की भी इसको समझ है। तो आंसर राइटिंग में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, लैंग्वेज आपकी सही हो, शुद्ध होनी चाहिए, और जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। लैंग्वेज सही करने के लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पाया है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों की जो हिंदी है वह भी शुद्ध नहीं होती। तो हमें एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसका संपादकीय पक्का पढ़ना है। जब आप संपादकीय पढ़ेंगे हिंदी पेपर की, तो कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे जो आपकी वोकैब होगी वह बहुत अच्छी होगी, और लगेगा कि हाँ, साहित्य का आंसर लिखा जा रहा है। और प्रेजेंटेशन पे आपको मेक श्योर करना है कि आपके थोड़े जो अक्षर हैं थोड़े बड़े होने चाहिए, और 2 शब्दों के बीच का थोड़ा गैप होना चाहिए, और 2 लाइनों के बीच का गैप होना चाहिए। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है और जो लैंग्वेज अच्छी है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये सही मानना है आपका? एक्चुअली जो भी ये इकोसिस्टम है यूपीएससी की तैयारी का हिंदी मीडियम में, ये हम सबका कहीं ना कहीं मानने लग गए हैं कि हिंदी मीडियम में हमको हिंदी साहित्य ही ऑप्ट करना है। कुछ समय तक मैं भी ऐसा मानता था, बट जब मैंने मेंस लिखा और जो जब इंटरव्यू दिए, तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य के इतर है। तो अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट पे है, आपकी कमांड किसी और सब्जेक्ट पे है, लाइक आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की है और वहाँ आपने बहुत अच्छा किया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपना हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिकल साइंस या अपना कोई और सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के लिए हटा दें। अगर आपका मन नहीं लगेगा हिंदी साहित्य पढ़ने में, या आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो अपना साहित्य में अच्छा कर पाएंगे, और ना फिर मेंस में अच्छा कर पाएंगे। तो ऑप्शनल हमको वही लेना है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, भले ही मार्क्स कुछ भी मिल रहे हो, क्योंकि आप भी रेयर हो सकते हैं, आप यूनिक हो सकते हैं। आप फिलोसफी लेकर के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, अपना आपको इंटरेस्ट फॉलो करना है, और आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में कितने कंफर्टेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑप्शनल पेपर है वही आपको आईएएस बनाता है। जरूरी है। मैं भी कई समय तक ऐसा अपने आप को फील कराता था कि मेरा हिंदी साहित्य में कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ी थी, हालांकि तब तक मेरी हिंदी अच्छी थी, बट मेरा ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से नहीं था, और मैंने हिंदी में कोई बुक्स भी नहीं पढ़ रखी थी ज़्यादा। तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि यार अगर मैंने पढ़ रखा होता तो ज़्यादा मार्क्स आते। बट जब मार्कशीट मेरे सामने और उसमें मेरे 289 मार्क्स हैं, और कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के, कुछ तो इंजीनियर्स भी हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य ऑप्ट कर रखा है, तो कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप थोड़े एडवांटेज पे रहेंगे, बट अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, कोई इन्फीरियरिटी नहीं फील करनी है। आप 5 से 6 महीने अगर सेल्फ स्टडी करते हैं हिंदी साहित्य में, और अच्छे से करते हैं, मटेरियल आपका सही है, आप टेस्ट सीरीज के आंसर्स लिख रहे हैं, और जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप हिंदी साहित्य के एक अच्छे जानकार हो चुके हैं। और जैसा कि मुझे एक सर ने बोला था कि आपको साहित्यकार नहीं बनना है, आपको ऑप्शनल लेकर के एक अच्छे नंबर्स लाने हैं, और आपको आईएएस बनना है। हिंदी साहित्य का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, लाइक अगर इस साल का भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आए हुए हैं। तो अगर 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर जब तक आप पीवाईक्यूज पर आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आप वहाँ से नहीं सीखते हैं, तो आपको पेपर नया लगेगा। बट अगर आप 2013 से लेकर के अभी तक के पीवाईक्यूज पर एक आंसर राइटिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कि डेली आंसर राइटिंग करनी है, तो अगर आपने भक्ति काल पढ़ा है, कबीर पढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अभी तक के जो कबीर पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको नोट डाउन कीजिए, और उन पर आप आंसर्स लिख लीजिए। तो आपको जो पढ़ा था वो भी तैयार हो जाएगा, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आप खुद को अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन को तो मैं टेस्ट सीरीज में लिख चुका हूँ, या डेली आंसर राइटिंग में लिख चुका हूँ। तो पीवाईक्यूज पर आपको एक कमांड स्थापित करनी है। अगर आप हिंदी साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो आप पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं चयन करना है कि उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं या सिलेबस छोटा है, क्योंकि एक बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, छोटा सिलेबस है, तो जल्दी कवर हो जाता है। बट कितना भी छोटा हो, टाइम लगता है उसमें, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया हिंदी साहित्य,
तो फिर आपको सोचना नहीं है कि आपने सही चुना है या गलत चुना है, क्योंकि अब एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रिपेयर करना है उसको। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर मैं उस पर आऊँ, तो आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अगर सेल्फ से कर रहे हैं, तो आप कुछ यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं, कुछ टेलीग्राम्स पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी मार्केट पे जीरोक्स पे। तो आपको कुछ वीडियोज देखने हैं, लाइक भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, जो कठिन आपको लग रहा हो। जब आप एक बार वीडियोज देख लेंगे और आपके पास क्लास नोट्स बन जाएंगी, उसके बाद जो पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप उन पीडीएफ्स को पढ़िए। आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि किस सेक्शन का कितना नोट्स बनाना है। तो आप कम से कम उसको 2-3 बार पढ़िए हर चैप्टर का। और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप कविता वाले सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गद्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, और कविता जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि कविताएं उसमें होती हैं। जब आप कविताओं से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने 2-3 बार उसको पढ़ लिया है, फिर आप देखिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो किस सेक्शन से आए हुए हैं, कबीर के किस व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आ रहा है, नागार्जुन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असाध्य वीणा से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेली गो थ्रू होंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पीडीएफ में, किस नोट्स में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक काम कीजिए, आप कुछ लूज पेपर्स लीजिए A4 शीट्स में, और आप उनके नोट्स बनाइए। लाइक आपने भक्ति काल स्टार्ट किया, पहले आप भक्ति काल का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो भक्ति के प्रकार है, नवधा भक्ति हो गई, और जो वल्लभ संप्रदाय, जैसे ऐसे कुछ जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप उनके नोट्स बनाइए। जब भक्ति काल के थ्योरेटिकल नोट्स बन जाए, तब आप उनके कवियों की ओर जाइए। कबीर की नोट्स बनाने हैं तो आप 2 पेज में कबीर की नोट्स बनाएंगे। जो प्रिंटेड मटेरियल में हेडिंग्स हैं, आपको उन हेडिंग्स को छोटा करना है। लाइक प्रिंटेड मटेरियल में 3 पेज में लिखा है, तो आपको लगभग आधे पेज में उस नोट्स को खत्म करना है। ऐसे ही आपको करते करते हर कवि की और हर लेखक की नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद जब आप पाएंगे कि आपके ये कवि और लेखक के नोट्स बन गए हैं, तो आपको जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो आपको उसको इंटर रिलेट भी करना है, कि जो सिद्धांत या थ्योरी पेपर 1 में दी गई है और जो कवि पेपर 2 में दिए गए हैं, ये कैसे रिलेट हो पाएंगे। और जब आप नोट्स बनाएं, तो एक बात का ध्यान ध्यान रखें कि जो समीक्षक हैं, कि जो आलोचक हैं, उनके जो कथन है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में क्या कहा है, आपको इनको पक्का नोट करना है। और हो सके तो इनको आप हेडलाइन कीजिए। जब आप आंसर में इनको डालेंगे ना, तो आंसर की जो वैलिडिटी होगी वो बढ़ जाती है, कि हाँ, इस बच्चे ने या इस स्टूडेंट ने समीक्षकों को कोट किया है, आलोचकों को कोट किया है, इसको समझ ज्यादा है। और आपको जैसे नागार्जुन पढ़ रहे हैं, तो आपको नागार्जुन की 3-4 रचनाएं याद होनी चाहिए, 3-4 रचनाओं के नाम पता होने चाहिए। दिनकर जी पढ़ रहे हैं, तो आपको दिनकर की 3-4 रचनाओं के नाम पता होने चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल में उन रचनाओं के नाम आ सके। साथ ही जब आप एक बार ये नोट्स बना लेंगे, तब नोट्स बनाने के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप डेली आंसर्स लिखो, और जब आप डेली आंसर्स लिख रहे हो, तब कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गिवन टाइम में लिख रहे हो, क्योंकि तब टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो कितना भी टाइम लगे, तब आप ध्यान दो कि क्वालिटी कितनी आ रही है। और जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे कॉपी एक बार चेक पक्का करा लेना अपनी, जो डेली आंसर्स है। जब तक आप चेक नहीं कराओगे, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे उसमें। जब आप डेली आंसर्स लिख चुके, लाइक आपने महीने 2 महीने डेली आंसर राइटिंग कर ली है, उसके बाद एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। हालांकि थोड़ा दुखद है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं हिंदी साहित्य में टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में, पर जो भी आपको अवेलेबल दिखे, आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से खरीद करके भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर 7 दिन में या 10 दिन में टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप एक 3 घंटे का टेस्ट लिख रहे हैं, और आप उसको चेक कराइए किसी से, वो आपको दोस्त हो सकता है, सीनियर हो सकता है, या मेंटर भी हो सकता है। आप जब उसको चेक कराएंगे, तो लाइक आपने कोई टेस्ट लिखा है, तो उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और जब टेस्ट सीरीज आप लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 घंटे का एक पेपर बनाना है, और पीवाईक्यूज का आपको पीवाईक्यू पे लिखना है। और जब आप ऐसे करेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे हिंदी साहित्य को मेंस में लिखने के लिए। ये बताएं कि आखिर में एक सवाल हो कि इस हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई लेखनी जो आपको ज़्यादा करीब हो आपसे, और आपके मेंस में या प्री में एग्जाम में आप कहीं उसका जिक्र हुआ हो? मुंशी प्रेमचंद जी के जो लेखन रहा है, बहुत ही विस्तृत रहा है। कहानियां हों, उपन्यास हों, उन्होंने बहुत विस्तृत लेखन किया है। अगर कहानियों की बात करेंगे, तो जो पूस की रात है, वो मेरे बहुत करीब है, कि कैसे उसमें एक जो किसान है, वह एक डेली प्रयास करता है कि वह अच्छा कर पाए, बट जब वह प्रकृति से नहीं लड़ पाता है, या जो उस समय का शोषण था उससे नहीं लड़ पाता, तो वो एक समय गिव अप कर देता है। तो वह मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। और अगर मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का पूरा अगर आप सार देखेंगे, तो जो उनका उपन्यास है, जो एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है गोदान, अगर आप गोदान पढ़ते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो पूरा लेखन है, आप उसको समझ पाते हैं।
तो गोदान मेरे बहुत करीब है, उसको मैंने लगभग 5-6 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य का जीएस से कोई कनेक्ट नहीं है, बट अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्ट करते हैं तो ऐसे और जो इंटरव्यू है दोनों पर आपको एक सहायता मिलती है। अगर मैं ऐसे की बात करूं तो आप इतनी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, नागार्जुन जी की कविताएं पढ़ते हैं, हरिजन गाथा पढ़ते हैं, अकाल और उसके बाद पढ़ते हैं, दिनकर जी की कविताएं पढ़ते हैं। तो जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत अच्छी कोट्स अवेलेबल हैं। और निबंध में जब तक आप उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक आपका निबंध जो लाइवली नहीं हो पाता। और क्योंकि हिंदी साहित्य का एक पार्ट निबंध भी है, उसमें निबंध हमको पढ़ना पड़ता है। जो निबंध की जो थ्योरेटिकल समझ है वह भी हमसे विकसित हो पाती है हिंदी साहित्य से। और जब आप कबीर को या जयशंकर प्रसाद हो गए, जब आप ऐसे लेखकों को या ऐसे कवियों को पढ़ते हैं तो आपकी एक समझ विकसित होती है समाज के प्रति। वो क्योंकि कहा भी जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, और निबंध में जितनी आपकी समझ विकसित रहेगी समाज के प्रति उतना अच्छा स्कोर रहेगा। तो हिंदी साहित्य न केवल आपकी लैंग्वेज इंप्रूव कराता है, आपको वो कोट्स भी देता है और विचार भी देता है, जिससे आपका ऐसे इंप्रूव हो सकता है। तो आप ये एक अगर मार्कशीट भी देखेंगे तो मेरे ऐसे में भी ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो हिंदी साहित्य का उस पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर हिंदी साहित्य का इंटरव्यू पर मैं प्रभाव देखूं तो मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ था हिंदी साहित्य से ही स्टार्ट हुआ था, और 25 मिनट के इंटरव्यू में लगभग 10 मिनट हिंदी साहित्य पर गया था। तो हिंदी साहित्य का जो ऐसे और इंटरव्यू पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो आप इससे डिमोटिवेट मत होना कि हिंदी साहित्य से आपको जीएस में कोई फायदा नहीं मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो ऐसे पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा और इंटरव्यू पर भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, साहित्य आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिक्कत आती है, इसमें क्या कहेंगे? हिंदी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनका चयन कई सारे रीजन है, कुछ हमारी भी कमियां और कुछ तो और समस्याएं भी हैं। बट अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए। जब तक आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी हिंदी मीडियम में तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले हमें हिंदी सीखनी है, हमें अपनी हिंदी अच्छी करनी है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप इंग्लिश को उतना सीख लें जहाँ पर आप मतलब बोल सकें या लिख सकें, ताकि आप, क्योंकि कंपलसरी पेपर भी है इंग्लिश का, हमें वो भी पास करना है। तो आप लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज ही है, इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज नहीं है, वो एट पार हिंदी ही है। तो हमें जो सिलेक्शन है अपने आप पर काम करना है, ताकि आने वाले समय में जो हिंदी से सिलेक्शन है थोड़े बेटर हो सके।